हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, आज हम इसी क्लास में ये सब जानेंगे। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इसे जानने के लिए सबसे पहले लेट मी कंसीडर ए बॉडी। लेट मी कंसीडर ए बॉडी, फर्स्ट सिनेरियो है लेट मी कंसीडर ए बॉडी। एक बॉडी मान लेते हैं जिसकी मास है m। इस बॉडी में आपने हीट सप्लाई किया कितना, आपने हीट सप्लाई किया Q। अगर आपने किसी भी बॉडी में हीट सप्लाई किया तो क्या होगा, उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस बॉडी का, ठीक है, उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो Q हीट सप्लाई किया, तो जिसकी वजह से m मास के बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, थीटा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ थीटा। अब दूसरे सिनेरियो ले लेते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट तो नाम में भी है वाटर, तो इसके कंपैरिजन में वाटर आएगा, नाम में ही वाटर है, वाटर इक्विवेलेंट। इस नाम को तोड़ेंगे तो एक पार्ट में आएगा वाटर, दूसरे पार्ट में होगा इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर के इक्विवेलेंट। तो वाटर के इक्विवेलेंट ये होता है वाटर इक्विवेलेंट। तो इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट, तो मान लेते हैं दूसरा एक वाटर, वाटर मान लेते हैं, यहाँ पे है क्या, वाटर, वाटर। फर्स्ट केस में क्या था, आपने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की थी, आपने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की थी किसी भी एक बॉडी में जिसका मास है m, जिसके वजह से क्या हुआ, उस बॉडी का टेम्परेचर रेज हुआ कितना, थीटा, टेम्परेचर उसका रेज हुआ थीटा। ऑब्वियसली हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर उसका रेज ही होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट, अब सेम अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करनी है वाटर को, उस वाटर को भी आपने अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, उस वाटर को भी आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की। अब उस वाटर का मान लो मास है W, उस वाटर का मास है मान लो W, यहाँ पे इस बॉडी का मास था M, उस वाटर का बॉडी मास मान लो क्या है W। तो यहाँ पे भी आपने हीट सप्लाई की थी Q, यहाँ पे आपने हीट सप्लाई की क्या, Q, सेम हीट आपने दोनों ही केसेस में सप्लाई की। यहाँ पे टेम्परेचर रेज हुआ थीटा। तो अगर 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 यहाँ पे भी वाटर का भी टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, दोनों ही केसेस में अगर टेम्परेचर इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रेज हुआ, हीट भी आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की थी, दोनों ही केसेस में आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की थी, दोनों ही केसेस में क्या हुआ, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन दोनों का मास क्या है, दोनों का मास है डिफरेंट, दोनों का मास डिफरेंट है। तो इसकी वजह से, तो दोनों का मास डिफरेंस है, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस वाटर के मास को, इस वाटर के मास को वाटर इक्विवेलेंट ऑफ मास m, इस वाटर के मास को हम बोल सकते हैं क्या, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ मास m। आई बात समझ में। तो इस वाटर के मास को हम ये बोल सकते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो दोबारा से समझते हैं, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो जिसका मास है m, ठीक है। तो इसको आपने हीट सप्लाई किया, आपने हीट सप्लाई किया, इसमें हीट सप्लाई किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरे सीन पे लेते हैं, दूसरे सीन पे लेते हैं वाटर, वाटर लेते हैं, उसमें भी आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, उसमें भी आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, जिसके वजह से उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 डिग्री सेल्सियस, उसका भी आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही केसेस में हीट भी सप्लाई हुआ इक्वल,
टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ इक्वल, तो इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। तो इस वाटर के मास को हम बोलेंगे, इस वाटर के मास को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। तो उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्या है, ये W है, उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट। देखिए दोनों ही केस में हीट भी इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया, टेम्परेचर भी कितना हुआ, इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रेज हुआ। तो इजीली यहां से इजीली हम क्या बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं ये मास और ये मास दोनों इक्विवेलेंट है, ये मास, इस बॉडी का मास और इस वाटर का मास दोनों इक्विवेलेंट है। इक्वल नहीं बोल सकते, इक्वल अलग टर्म है, इक्विवेलेंट अलग टर्म है, इक्वल नहीं बोल सकते, इक्विवेलेंट है बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो इस बॉडी का मास और इसका मास, दोनों के मास को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो अगर दोनों में आपने हीट इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज होने के लिए जितना वाटर के जिस अमाउंट ऑफ वाटर लिया, 1 डिग्री इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया दोनों बॉडी में, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज हुआ, जितने अमाउंट ऑफ वाटर का, जितने अमाउंट ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज हुआ, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करके उस अमाउंट ऑफ वाटर को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। तो अब हम डेफिनेशन अगर बोले, डेफिनेशन अगर बोले हम तो क्या बोल सकते हैं हम डेफिनेशन, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस is defined as the amount of water, is defined as the amount of water which is raised by 1 degree Celsius temperature, which is raised by 1 degree Celsius of temperature by equal amount of heat supplied, by equal amount of heat supplied। तो इससे और भी इजी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या, water equivalent, amount of water which can be raised through 1 degree Celsius by the same amount of heat, required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius, by the same amount of heat। तो water equivalent of a body is defined as the amount of water, amount of water which is raised through 1 degree Celsius, amount of water which is raised through 1 degree Celsius by the same amount of heat, which is required to raise the temperature of that body by 1 degree Celsius। लिखते हैं water equivalent of a body, water equivalent of a body is defined as the amount of water which is raised by 1 degree Celsius temperature, 1 degree Celsius temperature by the same amount of heat, required to raise the temperature of that body through 1 degree सेल्सियस। तो उस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट चाहिए उतना ही हीट में अगर वाटर की भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उस वाटर के मास को हम बोलेंगे उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट, उस वाटर के मास को हम बोलेंगे उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट। अब डिफरेंट बॉडीज के लिए वाटर इक्विवेलेंट भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट बॉडीज के लिए वाटर इक्विवेलेंट भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें डिफरेंट हीट चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे कॉपर को हम
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करनी है, तो कॉपर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें रेज करनी है, जितना हीट चाहिए। मान लो दूसरा है वाटर का, कॉपर और वाटर दोनों मान लो, तो कॉपर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करनी है, वाटर का भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करनी है। दोनों केसेस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, दोनों ही केसेस में हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो इसलिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फॉर दैट रीजन वाटर इक्विवेलेंट भी डिफरेंट बॉडीज के लिए वाटर इक्विवेलेंट भी डिफरेंट होते हैं, वाटर इक्विवेलेंट डिफरेंट होंगे डिफरेंट बॉडीज के लिए। ठीक है, तो ये था वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमने टाइम दिया। क्यों इसको हमने टाइम इसलिए दिया कि इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वाटर इक्विवेलेंट समझने में स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपने इजीली समझ लिया होगा अच्छे से, तो आपको जाके इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको वाटर इक्विवेलेंट मिलेगा। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर है, काफी सारे ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर है। अब वाटर इक्विवेलेंट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो दोबारा से ड्राइंग, मास एम, टेम्परेचर कितना रेज हुआ, टेम्परेचर रेज हुआ मान लो थीटा, टेम्परेचर रेज हुआ इसका थीटा डिग्री सेल्सियस। वाटर है यहाँ पे, वाटर का मास मान लो W, तो इसका टेम्परेचर कितना रेज हुआ, इसका टेम्परेचर रेज हुआ, इसका भी टेम्परेचर रेज हुआ थीटा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों में कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया आपने, दोनों में आपने सप्लाई किया हीट, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, दोनों में आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो दोनों ही केसेस में हीट बराबर है। तो यहां से हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फॉर द बॉडी ऑफ मास m, फॉर द बॉडी ऑफ मास m, अगर इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S हुआ, if its specific heat capacity is S, then Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देन हम Q लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू हमें पता है Q इज इक्वल टू ms थीटा, Q इज इक्वल टू ms थीटा, पिछले क्लास से हमें पता है Q इज इक्वल टू ms थीटा, m मास S स्पेसिफिक हीट, थीटा कितना टेम्परेचर उसका रेज हुआ, ये है आपका Q का एक्सप्रेशन बन जाएगा ये। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू बन गया क्या, ms थीटा फर्स्ट केस में उस बॉडी के लिए। अब दूसरे सिनेरियो लेते हैं, फॉर द वाटर के लिए, फॉर द वाटर सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ Q। अब Q का मास इस यहाँ पे भी क्या होगा ms थीटा, तो Q का मास क्या है W, Q का मास है W। अब वाटर Q का मास है W, क्या वाटर का मास है W, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर रेंज्ड, तो वाटर का मास है W। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 इनटू कितना टेम्परेचर रेज हुआ, इक्वल टेम्परेचर रेज हुआ, तो ये बन गया क्या, ये बन गया उसका थीटा, ये बन गया उसका थीटा। अब दोनों बराबर है, तो इसे यहाँ से लिखते हैं W थीटा, इसको लिखते हैं, तो दोनों बराबर है, Q बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर W थीटा इक्वल टू ms थीटा, W थीटा इक्वल टू ms थीटा इंप्लाइज थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा काट दो दोनों को, तो W इज इक्वल टू बन जाएगा क्या ms, W इज इक्वल टू बन जाएगा क्या, W इज इक्वल टू बन जाएगा ms। तो वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल इज mass of the body into specific heat capacity of the body, mass of the body into specific heat capacity of the body is the water equivalent। तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसा दिया जाएगा
न्यूमेरिकल में आपको ऐसा दिया जाएगा कि उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट इतना है तो उसको टेम्परेचर इतना रेज हुआ। मान लो एक बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट है 5, टेम्परेचर रेज हुआ 2, टेम्परेचर रेज हुआ 2, तो उस बॉडी में कितना हीट सप्लाई किया गया। तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एम एस थीटा, Q इज इक्वल टू एम एस थीटा। हीट सप्लाई का फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम एस थीटा। तो मान लो उस बॉडी में हीट सप्लाई किया गया 50 कैलोरी ऑफ हीट, सॉरी उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया गया 50, और उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया गया 50, तो और उस बॉडी का टेम्परेचर रेज हुआ कितना 5 डिग्री, 5 डिग्री का टेम्परेचर उसका रेज हुआ। तो ये दोनों टर्म्स क्वेश्चन में दिए गए, तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। क्यों, वाटर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 50 और थीटा कितना इंक्रीज हुआ 5, और W का वैल्यू क्या है ms, तो ms की जगह आप W लिख सकते, W थीटा लिख सकते हो उसको। Q को हम क्या लिख सकते हैं, W थीटा भी लिख सकते हैं। W का वैल्यू क्या है 50 इंटू टेम्परेचर कितना राइज हुआ 5, तो इजीली कितना हीट सप्लाई हुआ उस बॉडी में, तो 250 कैलोरी ऑफ हीट या फिर जूल ऑफ हीट हमने उस बॉडी में सप्लाई किया। तो इजीली वाटर इक्विवेलेंट आपने जान लिया और टेम्परेचर कितना रेज हुआ ये सब जान लिया, तो उस बॉडी का आप कितना हीट सप्लाई हुआ उस बॉडी में ये आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये काफी इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट ले आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है। अब मान लो दो बॉडीज है, देयर आर टू बॉडीज, ठीक है, टू बॉडीज, वन इज कोल्ड बॉडी, अनदर इज हॉट बॉडी। दो बॉडी से इन कांटेक्ट, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं दोनों बॉडीज। तो एक है कोल्ड बॉडी, दूसरा है हॉट बॉडी। ऑब्वियसली क्या होगा, एक ठंडा बॉडी है, एक गर्म, तो हीट क्या होगा, हीट हमें पता है हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो आपको पता है अगर आपको पता है, मान लो यहाँ पे आपको वाटर, हॉट वाटर है और फ्रिज से निकाला हुआ वाटर, आपके पास थोड़ा सा हॉट वाटर है, तो आपको इस वाटर को ठंडा करना है, तो आप क्या करेंगे, फ्रिज से निकालोगे एक बोतल ऑफ वाटर, तो उसमें डाल दोगे पानी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो हीट क्या होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है, हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट फ्लो करता है। तो इसलिए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगा, तो हीट इस बॉडी से इस बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, इस बॉडी से इस बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर हुआ इस बॉडी से इस बॉडी में। तो के प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ने क्या कहा, अगर दो बॉडीज, इफ टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, one hot body and another cold body, then heat will be transferred from the hot body to the cold body। तो हीट क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ने ये कहा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री उसने ये कहा कि हीट सप्लाइड by heat lost by the hot body, hot body का टेम्परेचर डाउन होगा, इसका मतलब हॉट बॉडी का हीट लॉस होगा, हीट लॉस्ट by the hot body is equal to the
heat gained by the cold body, heat gained by the cold body, obviously cold body heat gain करेगा, तो heat gained by the cold body. तो provided, यहाँ पे एक और लाइन है, provided there is no supply of heat, no transfer, और ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग, फ्रॉम दी सराउंडिंग. तो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इसने क्या कहा, हीट जितना हॉट बॉडी की वजह से जितना हीट लॉस हुआ, हॉट बॉडी का जितना हीट लॉस होगा, कोल्ड बॉडी इतना ही हीट एक्सेप्ट करेगा, इतना ही हीट एक्सेप्ट करेगा, हीट गेन करेगा. तो गेन करने से उसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर में आ जाएगा. तो इसका बॉडी मान लो टेम्परेचर हाई था, पहले मान लो इसका टेम्परेचर था θ3, इसका टेम्परेचर था θ3 और इसका टेम्परेचर मान लो पहले था θ1, θ3 और इसका टेम्परेचर θ3 वाज ग्रेटर देन θ, उसका हाई टेम्परेचर था और यहाँ पे क्या था θ1 इसका लो टेम्परेचर था, इसका लो टेम्परेचर था. अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा, अब अप होगा, इसका टेम्परेचर अप होगा. तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा. और जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाता तब तक हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहेगा. जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाएगा तब तक हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता रहेगा. ठीक है. और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ने यह कहा कि एक बॉडी से जितना भी हीट ट्रांसफर, हॉट बॉडी से जितना भी हीट लॉस हुआ, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी. तो हॉट बॉडी से जितना भी हीट लॉस हुआ उतना ही हीट कोल्ड बॉडी गेन करेगा. लेकिन प्रोवाइडेड हमें सराउंडिंग में कोई भी हीट ट्रांसफर ना हुआ हो. प्रोवाइडेड क्या, सराउंडिंग में कोई भी हीट ट्रांसफर, अगर हॉट बॉडी से, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन है कि सराउंडिंग में कोई भी हीट ना गया हो और सराउंडिंग से कोई भी हीट ना लिया गया हो, सराउंडिंग में कोई भी हीट ना गया हो और सराउंडिंग से कोई भी हीट ना लिया गया हो. तो ये कंडीशन है. तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, सराउंडिंग में ना कोई हीट दिया है और सराउंडिंग से ना कोई हीट लिया है. तो इस सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज एप्लीकेबल. इसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम लॉ ऑफ मिक्सचर्स भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर्स. क्योंकि किसी भी दो लिक्विड्स या फिर सॉलिड दोनों के मिक्सचर में ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज होता है. मान लो एक हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर, दोनों को मिक्स कर दो तो कैसे टेम्परेचर बैलेंस होगा, एक से टेम्परेचर लॉस होगा और दूसरे में टेम्परेचर गेन होगा. तो दोनों के लॉस होते दोनों के टेम्परेचर जब बराबर हो जाएंगे तब जाके वहां पे हीट ट्रांसफर रुकेगा. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. अब नेक्स्ट चलते हैं चेंज ऑफ स्टेट की तरफ. चेंज ऑफ स्टेट क्या है, चेंज ऑफ स्टेट. जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड गैस. ठीक है. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. ठीक है. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली होते हैं. अब इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये तीनों ही जा सकते हैं. कोई बॉडी सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से लिक्विड बन सकता है.
या फिर सॉलिड से भी गैस बन सकता है, गैस से भी सॉलिड बन सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। स्टेट मतलब असम और कोलकाता, वेस्ट बंगाल नहीं, ये दोनों स्टेट नहीं। स्टेट मतलब स्टेट उनका सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस। असम से मिजोरम जाना नहीं, तो ये कंट्रोवर्शियल मैटर है। तो ऐसा नहीं, तो चेंज ऑफ स्टेट, ये सॉलिड से लिक्विड। अब सॉलिड से लिक्विड, तो मान लो वाटर के सॉलिड से लिक्विड होने को हम क्या कहते हैं? वाटर के सॉलिड से लिक्विड होने को, वाटर के क्या, आइस के। तो सॉलिड से लिक्विड होने को हम क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड होने को हम क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड होने को क्या कहते हैं? इसको मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड होने को हम कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड होने को हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में, कोई भी बॉडी अगर कन्वर्ट हुआ तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से द कन्वर्शन ऑफ a substance from solid state to the liquid state, the conversion of a substance from its solid state to its liquid state is called melting, is called melting। इसका melting कहते हैं। तो melting में क्या होता है? अब मान लो आइस से आइस टू वाटर कन्वर्ट होना है, आइस टू वाटर कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे हीट क्या होगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा या फिर हीट उससे खींचना पड़ेगा? सोचो, आइस टू वाटर कन्वर्ट करना है तो हीट, वहां पे उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। वहां पे हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाई। ठीक है, आइस टू वाटर, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने में उसको हीट सप्लाई करना पड़ता है। वैक्स, पैराफिन वैक्स, मोम, तो उसमें अगर आप दिया जला दो तो क्या होगा? ये सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है? वैक्स मोम, तो इसको जला दिया तो क्या होगा? ये सॉलिड था पहले, हीट ये एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा लिक्विड बनता जाएगा। तो अगर आपने हीट सप्लाई किया तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा और उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अब दूसरा क्या है? तो लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड क्या है? मान लो वाटर से आइस बनना है, तो वाटर से आइस बनने को हम कहते हैं फ्रीजिंग। ऑब्वियसली ये सबको पता है, फ्रीजिंग। वाटर से आइस बनने को हम फ्रीजिंग कहते हैं, मतलब लिक्विड टू सॉलिड बनने को हम फ्रीजिंग कहते हैं, या फिर इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। फ्यूजन, इसको क्या कहा जाता है? इसको और भी कहा जाता है क्या? फ्यूजन, या फिर इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड टू सॉलिड, वाटर से आइस बनना है, तो यहाँ पे क्या होता है? हम फ्रीज में डालते हैं। वाटर से आइस बनना है तो हम फ्रीज में डालते हैं। फ्रीज में क्या होता है? उससे हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसी भी वाटर से, किसी भी लिक्विड से हीट उससे खींचा जाता है। तो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, तो हीट सप्लाइड नहीं, हीट एक्सट्रैक्टेड। हीट एक्सट्रैक्टेड, तो हीट उससे जब खींचा जाता है तब वो बॉडी लिक्विड से, वो सब्सटेंस लिक्विड टू सॉलिड, उसका कन्वर्शन होता है। उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर फ्यूजन। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट लिक्विड टू गैस, वाटर टू वाटर वेपर मान लो, तो इसको हम बोलते हैं क्या? वेपोराइजेशन। ये इजी सा, वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेपोराइजेशन
हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है क्या, और क्या होता है, गैस टू लिक्विड, ठीक है। गैस टू लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन होती है। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एक्सट्रैक्टेड, तो उस गैस से हीट निकालना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। आपने देखा होगा किसी भी वाटर बोतल, फ्रीजिंग वाटर बोतल, मान लो ये एक फ्रीजिंग वाटर बोतल है, उसके पास आपने देखा होगा कि पानी की बूंदे रहते हैं बाहर, तो लीक करते हैं। ये लीकेज की वजह से होता है क्या, नहीं, ये लीकेज की वजह से नहीं होता, ऐसे पानी के बूंदे रहते हैं बोतल के बाहर पानी के बूंदे रहते हैं। क्यों बोतल के बाहर पानी के बूंदे रहते हैं, क्योंकि बाहर यहाँ पे वाटर वेपोराइज फॉर्म में, यहाँ पे यार के साथ वाटर वेपोराइज्ड फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है, वाटर वेपोराइज्ड फॉर्म में भी रहते हैं। यहाँ पे हमारे चारों दिशाओं में वाटर है, लेकिन वो वेपोराइज्ड फॉर्म में है। तो क्या होता है, उस वेपोराइज्ड वाटर को मिल जाता है क्या, उस वेपोराइज्ड वाटर को मिल जाता है क्या। अब इस वेपोराइज्ड वाटर तो चारों दिशाओं में है, तो वेपोराइज्ड वाटर यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, फ्रीज्ड वाटर मान लो आई से। तो क्या होगा, इस वेपोराइज्ड वाटर से खींच लेगा, इस वेपोराइज्ड वाटर से हीट खींच लेगा। ये बॉटल वाटर इस पास के जो वेपोराइज्ड वाटर होते हैं उससे हीट खींच लेगा। ये पास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर होंगे, उससे इस बोतल के वाटर क्या करेंगे, हीट खींच लेंगे। ये तो क्या बन जाएगा, उससे हीट खींचा जाएगा, तो ये वाटर वेपर्स लिक्विड बन जाएंगे। ये वाटर वेपर्स, बाहर के जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड बन के क्या होगा, ये बोतल के चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। तो बाहर, तो ये बोतल लीक नहीं होता, बाहर के जो वाटर वेपर्स होते हैं उनसे हीट खींच लेता है अंदर के बोतल का वाटर। तो इसकी वजह से बाहर का जो वाटर वेपर्स है वो यहाँ पे इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ सिचुएशंस सॉलिड चेंज ऑफ स्टेट्स के। चेंज ऑफ स्टेट्स कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, और चेंज ऑफ स्टेट्स को कैसे उनका जो नोमेनक्लेचर्स होता है ये हमने देखा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे के सारे जितने भी चीज़ें वो सब देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।